नमस्कार, गुड इवनिंग। रात 9 बजे दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने के लिए हाजिर हूं मैं राहुल सौमित्र। हर खबर के पीछे छिपी असल खबर को डिकोड करने की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं खबरों का महा बुलेटिन यानी न्यूज डिकोड। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति चुनाव से। देश में आज प्रथम नागरिक को मानियों ने मतदान किया। मतदान के दौरान आज कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। गुजरात में एनसीपी के विधायक, यूपी में सपा के विधायक, ओडिशा में कांग्रेस विधायक के अलावा असम के 20 कांग्रेसी विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। देश के अगले राष्ट्रपति चुने जाने के लिए आज वोटिंग हुई। इस चुनाव में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। इस बीच देश के कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सामने आई। गुजरात में एनसीपी के विधायक कान्हल जडेजा, यूपी में सपा के 2 विधायक और ओडिशा में कांग्रेस विधायक मुकीम ने क्रॉस वोटिंग की है। सभी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। वहीं असम के 20 कांग्रेस विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एनडीए की आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। उन्हें 27 दलों का समर्थन पहले से ही है। वहीं यशवंत सिन्हा को 14 दलों का समर्थन मिला है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में यूपी सबसे बड़ा फैक्टर है। सूबे के 403 विधायक हैं और सभी के वोट का मूल्य 208 है, जो देश के किसी अन्य राज्य के मुकाबले कहीं अधिक है। हालांकि अब मतदान के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि देश का पहला नागरिक कौन होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में सभी विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश के सभी विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं मतदान के बाद सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यशवंत सिन्हा की जीत का दावा किया है। विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा जी कैंडिडेट बनाए और हम लोग उम्मीद करेंगे कि वर्तमान जो विचारधारा है। वहीं मतदान के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से खुद को पृथक करने पर प्रतिक्रिया दी है। नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है। उनका दृष्टिकोण है, अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि 2 निर्दलीय विधायकों ने उनके समर्थन में मतदान किया है। हमारे दो निर्दलीय विधायकों ने हमारे पूरा समर्थन किया है और हमारे साथ हैं। हालांकि मतदान के बाद सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे किए हैं। तो अब के राष्ट्रपति चुनाव में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच जिस तरह से खेमाबंदी देखने को मिली है, शायद वो इससे पहले कभी देखने को मिली हो। बीजेपी मुर्मू के बहाने विपक्षी विधायकों को काफी हद तक साधने में सफल रहा, तो वहीं विपक्ष में मुर्मू को लेकर 2 फाड़ की स्थिति रही। यही कारण है कि आज कई विपक्षी दलों के विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसे डिकोड करते हैं। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी पार्टी मतदान के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती है। सभी विधायकों और सांसदों को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार होता है, यानी वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे सकता है। हालांकि परंपरागत तौर पर लोग अपनी पार्टी लाइन के आधार पर ही मतदान करते आए हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग किसी भी पार्टी के लिए झटके से कम नहीं है। इसके पीछे की असल वजह यह थी कि मुर्मू महिला होने के साथ ही आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे में इस समुदाय विशेष से आने वाले दलगत विधायकों ने पार्टी लाइन के इतर वोटिंग की। वहीं आदिवासी बाहुल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए यह चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं था, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में। हालांकि सत्ता पक्ष काफी हद तक अपनी सियासी मंशा को पूरा करने में कामयाब रही है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया।
यानी राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी हो रही है। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद आज जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद रहे। वहीं एनडीए प्रत्याशी धनखड़ को बीजू जनता दल ने भी समर्थन दे दिया है। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद और महासचिव मीडिया प्रभारी मानस ने इसकी पुष्टि भी की है। इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार को एआईएडीएमके ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इधर जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस भी उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप का समर्थन करेगी। वहीं विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई तय की गई है। खैर, बीजेपी ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों बनाया है? आपने गौर किया? नहीं किया तो चलिए डिकोड करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जगदीप धनखड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। पेशे से अधिवक्ता रहे धनखड़ कानून के बड़े अच्छे जानकार हैं, जो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान कई ऐसे स्टेप लिए जिससे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को खासी दिक्कतें पेश आई। हालांकि बंगाल में राज्यपाल रहने के दौरान धनखड़ को सियासी तौर पर कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, चाहे वो जादवपुर विश्वविद्यालय प्रकरण हो या फिर संदेश खाली हिंसा का मामला हो। धनखड़ हर मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। तो कुछ और खबरों का रुख करेंगे, आपको मध्य प्रदेश लिए चलेंगे। धार खरगोन की सीमा पर स्थित खल घाट में एक यात्री बस नर्मदा नदी में गिर गई। हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई। मुआवजे के ऐलान के साथ ही हादसे की जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। ये बस इंदौर से रवाना होकर पुणे जा रही थी। इस दौरान धार के खलघाट में ड्राइवर बस से कंट्रोल खो बैठा और रेलिंग तोड़ते हुए बस उफनाती हुई नर्मदा नदी में जा समाई। हादसे के बाद रेस्क्यू करके सभी 13 शव को बाहर निकाल लिया गया। दोनों कलेक्टर्स भी तत्काल स्थल पर आ गए, पुलिस की दोनों टीमें भी आ गई। बारिश में खराब मौसम के बावजूद भी यथाशीघ्र संभव रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस हादसे पर बहुत दुखी हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और एमपी सरकार ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ। हालांकि परिवहन विभाग जांच की बात भी कह रहा है। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ नियम से तय था, ये घटना क्यों घटी है इस पे हम अब देख रहे हैं। हादसे में मरने वालों में 7 लोग महाराष्ट्र के, 4 लोग राजस्थान के रहने वाले थे। वहीं एक मृतक मध्य प्रदेश का रहने वाला था। तो धार बस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन हादसे के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। इंदौर से महाराष्ट्र जा रही बस खलघाट के 2 लेन पुल पर एक वाहन को ओवरटेक कर रही थी। इस दौरान ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठता है, जिससे बस बेकाबू हो जाती है, जिसके बाद बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरती है। तो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया, जो आगामी 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं इस सत्र में 32 विधेयक पेश किए जाने वाले हैं। चलिए इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी और राज्यसभा और लोकसभा में आए नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। वहीं राज्यसभा में सत्र शुरू होने के करीब 1 घंटे के अंदर ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।
जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया। इस दौरान सदन को तीर्थ क्षेत्र की संज्ञा दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार सदन सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। देश को नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन मिलेगा। बता दें कि 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। सत्र में सरकार की ओर से 32 बिल पेश किए जा सकते हैं, जिनमें से 24 नए बिल हैं, तो 8 बिलों को दोबारा विचार के लिए पेश किया जाएगा। तो आज मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे ने उनकी आगामी मंशा को साफ कर दिया। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए यह सत्र किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करेगी। चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है। 26 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 18 बैठकें होनी है, जिसमें कुल केंद्र सरकार की तरफ से 32 विधेयकों को पेश किया जाएगा। इसमें 14 विधेयक पूरी तरह से तैयार हैं। तो वहीं सत्र को लेकर कांग्रेस ने भी 16 मुद्दों की एक सूची तैयार कर रखी है, जिसमें सबसे अहम संघवाद, अग्निपथ योजना, बढ़ती कीमतों और अनियंत्रित मुद्रास्फीति के साथ ब्याज दरें और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही हेट स्पीच और निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे बहुत ही अहम मुद्दे हैं। तो वहीं 8 विधायकों को पुनर्विचार के लिए भी पेश किया जाएगा, जिसे बीजेपी किसी भी सूरत में पास करवाना चाहती है। तो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यानी छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। टीएस सिंहदेव ने बीते शनिवार को पंचायत विभाग को छोड़ दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने पहली बार मीडिया से बात की और अपनी बात को मीडिया के सामने रखने का काम किया। राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हुआ। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत विभाग छोड़ने के बाद पहली बार मीडिया से चर्चा की। इस दौरान सिंहदेव ने कहा कि वो पंचायत विभाग के मंत्री के रूप में फिट नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने विभाग छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि आज वे दिल्ली जा रहे हैं और 20 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ऑब्जर्वर के रूप में गुजरात जाएंगे। कांग्रेस विधायकों द्वारा उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि सभी को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है। नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है। उनका दृष्टिकोण है, अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के विभाग छोड़ने के बाद वाली चिट्ठी पर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री निवास में हुई विधायक दल की बैठक में सिंहदेव के पत्र को लेकर विरोध किया गया। साथ ही विधायकों ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से इसकी शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो अपने ही मंत्री की विधायक कंप्लेन कर रहे हैं। तो आज से कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। आपने इसे महसूस भी किया होगा, जिससे अब जरूरत की कई चीजें महंगी हो गई हैं, जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। आम जनता पर आज से एक बार फिर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। ऐसे में अब बंद पैकेट और लेबल वाले प्रोडक्ट्स पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। पहले इस पर सिर्फ 5% की दर से टैक्स लगता था। इसके अलावा नारियल पानी, फुटवेयर के कच्चे माल पर 12% जीएसटी की नई दरें लागू की गई है। वहीं मछली, दही, पनीर, मखाना और सोयाबीन जैसी चीजों पर भी 5% जीएसटी लगेगा। इंदौर नमकीन मिठाई एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि इंदौर में सबसे ज्यादा असर असंगठित सेक्टर पर पड़ेगा। कंपोजिशन वाले तो आज भी कंपोजिशन में रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ना। पर जो अनब्रांडेड नमकीन 5% में बिक रहा था, उनको इनपुट टैक्स रिबेट नहीं मिलता था, जो लगभग 6 से 7% होता है। हालांकि अब तक इन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता था। वहीं एटलस, मानचित्र और चार्ट पर 12% शुल्क लगेगा। वहीं अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी की सीमा में नहीं होंगे।
अगर बात सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो की करें तो इनके लिए भी जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18% GST लगेगा, जो अब तक 12% था। तो इस महंगाई में हमारी जरूरत की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। देश में आज से दही, लस्सी, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और मछली पर GST लागू हो गया। इस पर गांधी ब्रदर्स, अब आप सोच रहे होंगे कौन होंगे, राहुल गांधी और वरुण गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने GST को गब्बर सिंह टैक्स बताया, तो वहीं बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने इसे जनता को आहत करने वाला निर्णय करार दिया। देश में GST की नई दर लागू होने के फैसले को लेकर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जनता को जब राहत देने का समय है तब उन्हें आहत किया जा रहा है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर GST लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया ये फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर GST को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ाने में लगी है। राहुल ने बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट किया है कि हाई टैक्स, कोई नौकरी नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे चौपट किया जाए। तो लोग पहले से ही महंगाई की मार से बेहाल हैं। ऐसे में अब रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर GST की बढ़ी नई दरें आम लोगों के लिए कोड़ में कांच की तरह है। लेकिन दरें क्यों बढ़ाई गई? आपने कभी गौर किया, कि सोचा कि ऐसा क्यों किया गया? चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले GST कलेक्शन के आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आप भी समझिएगा जरा। तो मौजूदा दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मुश्किल उसकी बढ़ती महंगाई है। अब यह महंगाई सरकारी आंकड़ों में भी दिखाई देने लगी है। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर कितने फीसदी थी? 18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सरकार ने जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर 6.95% माना रही। यह लगातार तीसरा महीना है जब खुदरा महंगाई दर RBI की 6% की ऊपरी लिमिट के पार हो चुकी है। वहीं सरकार ने मौजूदा समस्या से निपटने के लिए एक बार फिर GST की दरों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक पत्र आज सुर्खियों में बना है, जिसमें टोल नाकों पर अवैध वसूली का दावा किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मामले में दखल की बात कही गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में गडकरी ने मध्य प्रदेश के टोल नाकों, RTO चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का दावा किया है। गडकरी ने नागपुर के बीजेपी नेता की शिकायत के हवाले से लिखा है कि मध्य प्रदेश के RTO चेक पोस्ट पर अंडर लोडेड गाड़ियों से भी अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पहले भी मध्य प्रदेश सरकार से की जा चुकी है। इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। गडकरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खुद इस मामले में दखल देकर जांच करने का निवेदन किया है। गडकरी की चिट्ठी पर कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ ने सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के परिवहन चेक नाकों के ऊपर जिस प्रकार से भयंकर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली वाहन चालकों से की जाती है, कड़े शब्दों में पत्र लिखा और इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सुशील ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी नाकों, चेक पोस्टों पर बेवजह की वसूली की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। और यही वजह है कि चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आखिर क्यों हाईवे पर जारी अवैध वसूली को रोकने के लिए CM शिवराज सिंह चौहान से हस्तक्षेप को कहा गया? चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश के अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर लगातार जारी अवैध वसूली से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खासा परेशान है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित एकीकृत जांच चौकियों पर ट्रक चालकों से
आए दिन अवैध वसूली के मामले आते रहते हैं, जहां से गुजरने वाले ट्रक चालक चेक पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर टैक्स के नाम पर मनमाने तरीके से वसूली का आरोप लगाते रहे हैं। चौकी पर वसूली का खेल किसकी साठगांठ से होता है, यह आपको ही पता है, अफसरों की। टैक्स के ऊपर से राशि अवैध रूप से ट्रक चालकों से वसूली जाती है, उसमें कुछ फीसद राशि अधिकारियों के पास भी पहुंचती है। यही कारण है कि जब भी चेक पोस्टों पर अवैध वसूली का मामला सामने आता है तो अधिकारी जांच करने तक नहीं पहुंचते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सावन के पहले सोमवार में आज उज्जैन के महाकालेश्वर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और प्रदेश के सभी जगह बड़ी संख्या में भक्त शिव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन किए। सावन के पहले सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं बारिश के दौरान सतना के एक युवक विजय अपने बुजुर्ग माता पिता को पीठ पर बिठाकर महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा। हजारों भक्त यहाँ उमड़े और उन्होंने भगवान की जो पूजा होती है, हजारों भक्तों ने यहाँ आकर इस दिव्य आरती का दर्शन किया। दमोह के बांदकपुर में आज सावन सोमवार के पहले दिन ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 5 बजे से ही मंगला आरती के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। बैतूल में ताप्ती नदी के उफान में आने के बाद निकट के शिव मंदिर में पानी भर गया। इधर टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। फिलहाल न्यूज डिकोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8:55 पर। आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।